हेलो बच्चों, क्या हाल आपके। उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं सैलरी का। पिछली क्लास में अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं हम सैलरी चैप्टर में, उससे एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि सैलरी जो चैप्टर है वो 3 सेक्शंस में कवर्ड है, सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17। जल्दी से बताइए सभी बच्चे कि सेक्शन 15 किस चीज़ का है, सेक्शन 16 क्या बोलता है, सेक्शन 17 के अंदर क्या है। सेक्शन 15 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि सैलरी किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर कोई भी इनकम पेई के हाथ में अंडर द हेड सैलरी के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो वो है कि सैलरी जो टैक्सेबल होती है ड्यू या रिसीव विच एवर हैपेंस टू बी अर्लियर के बेसिस पर टैक्सेबल होती है। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल होती हैं, एक तो एरियर ऑफ सैलरी और एक बोनस। वो हमेशा रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल होता है, ना कि वो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होता है। इसके अलावा पेयर और पे के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होने चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सैलरी लास्ट डे ऑफ द मंथ ड्यू हो रही है तो उसमें जो इम्पैक्ट आता है, किन किन महीनों की सैलरी हमें टैक्सेबल करनी है, वो अप्रैल टू मार्च ही आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सैलरी विल बिकम ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो जो इम्पैक्ट आएगा, जो कैलकुलेशन होगी हमारी, वो अप्रैल टू मार्च ना होके बल्कि क्या हो जाएगी, 1 महीना पहले खिसक जाएगी, मार्च टू फरवरी हो जाएगी। यानी कि मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2021 के महीनों में पड़ने वाली जो सैलरी है वो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। ये आपको अच्छी तरह बता दिया था। ग्रेडेड सिस्टम जो है, ग्रेडेड सिस्टम में भी मैंने आपको बता दिया था। कई बार आपको सैलरी क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो 2021 चल रहा है, हमें अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 21 तक की सैलरी हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि हमें उन महीनों की सैलरी ना पता हो के 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी दे रखी होती है और एक ग्रेड दे रखा होता है। तो उस ग्रेड का इस्तेमाल कर करके हमें करंट प्रीवियस ईयर तक की जो सैलरी है वो पता लगानी होती है, जिससे हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकें। उसके अलावा फिर हम लोगों ने बात किया था कि वैसे तो जो गोल्डन रूल है सैलरी का, एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। यानी कुछ भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है वो फुल्ली टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरी। लेकिन कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट हो सकती हैं, वो जैसे जैसे करके आ रही हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको जब भी सैलरी का क्वेश्चन करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी कि आप एक पर्टिकुलर कंपनी में, एक पर्टिकुलर प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और आपको कुछ पेमेंट रिसीव हो रहे हैं बेसिक सैलरी के नाम से, कुछ अलाउंसेस के नाम से, कुछ परक्यूटेड के नाम से, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से। तो बिना सोचे समझे जो भी आपका प्रीवियस ईयर में आपको रिसीव हो रहा है उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा क्या करना है, टैक्स लगाना है। कुछ सोचना नहीं है, पूरा का पूरा इंक्लूड करना है। लेकिन जो जो चीज़ें मैं एग्जामिनेशन की पढ़ा रहा हूँ उन्हें आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। जैसे हमने पढ़ा था कि अलाउंसेज क्या होते हैं, फिक्स्ड मॉनेटरी मॉल्यूमेंट्स होते हैं विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय। लेकिन अलाउंस भी 4 तरीके के होते हैं, चारों तरीके हमने फिनिश कर लिए थे। एक होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ये दिया जाता है आपको जो एम्प्लॉय किराए पर मकान लेके रहता है उसके किराए को कंपनसेट करने के लिए ये वाला अलाउंस मिलता है। तो 3 अमाउंट है, तीनों में जो भी कम होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। पहली अमाउंट है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी और तीसरा है 40 या 50% ऑफ द सैलरी। 50% ऑफ द सैलरी जो है इंडिया के 4 बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। बाकी पूरे वर्ल्ड में 40% ऑफ द सैलरी ही लगता है। आपको जो 40 या 50 देखना है वो देखना है जहां नौकरी कर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं देखना, बल्कि जहां आप रह रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चेक करना है। इसके अलावा हमने देखा था फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, तो जो एग्जेम्प्ट नहीं है बाकी सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। ये जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिखवाई भी है मैंने आपको लिस्ट, वो भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। उसमें DNS अलाउंस आ जाता है, उसमें सिटी कंपनसेटरी अलाउंस आ जाता है, उसमें आपका सर्वेंट अलाउंस आ जाता है, उसमें आपका और बहुत सारे अलाउंस आ जाते हैं, ओवर टाइम अलाउंस आ जाता है। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस की जो लिस्ट है वो कंप्लीट नहीं है। जो भी अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं है वो सारा का सारा क्या है, फुल्ली टैक्सेबल
है। तो यहाँ पर आपके सामने जैसे दिख भी रही होगी, ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है, वार्डनशिप अलाउंस है, डेप्यूटेशन अलाउंस है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मेडिकल अलाउंस है। इसके अलावा हमने पढ़ा था स्पेसिफाइड नोटिफाइड अलाउंस। ये दो तरीके के होते हैं। एक तरीका होता है जहां पर एग्जम्पशन आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करती है। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर से लेना देना एम्प्लॉयर को नहीं है, ये एग्जम्पशन डिपेंड कर रही है। एग्जम्पशन गवर्नमेंट देती है, तो वो उसने एक कैटेगरी बना रखी है 6 अलाउंसेस की कि हम उन्हें उतना ही एग्जाम करेंगे जितना ये स्पेसिफाइड पर्पज के लिए खर्च कर दिए जाएंगे, यानी कि ऑफिशियल पर्पज के लिए खर्च कर दिए जाएंगे, उतना ही हम इन्हें क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे। और एक कैटेगरी बना रखी है जहां पर एग्जाम्पशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सपेंडिचर, जहां पर एग्जाम्पशन आपकी एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वहां पर एक सर्टेन लिमिट बांध रखी है, उस सर्टेन लिमिट तक ही वो क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। तो जहां तक बात ये है कि जो एग्जाम्पशन जो डिपेंड करती है किस बात पर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर एग्जाम्पशन डिपेंड करने के लिए 6 अलाउंसेज है हमारे पास। कन्वेंस अलाउंस है, जल्दी से बोलिए, कन्वेंस अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, डेली अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, एकेडमिक अलाउंस है, और एक है आपका हेल्पर अलाउंस। ये 6 अलाउंसेज उतने एग्जाम्प्ट हो जाएंगे जितने ये ऑफिशियल पर्पज के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर ये अलाउंसेज घरेलू पर्पज के लिए मिल रहे हैं और आप सारा खर्च भी कर दें तो भी एग्जाम्प्ट नहीं होंगे। हमें उतना एग्जाम्प्ट करना है जितना ये ऑफिशियल पर्पज के लिए खर्च कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफाइड नोटिफाइड अलाउंस की जो दूसरी लिस्ट है, जहां पर आपको एग्जाम्पशन जो मिलती है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या अप टू ए सर्टेन लिमिट विच एवर लोअर की एग्जाम्पशन मिलती है, वो आपके सामने है। इसमें आता है ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस में 200 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्पशन है। इसके अलावा आता है अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लाई, जो रनिंग के काम में लगे हुए हैं, जैसे ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गया, तो इसमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, बशर्ते कि उन्हें डेली अलाउंस ना मिलता हो। अगर उन्हें डेली अलाउंस मिल रहा है तो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मैं आपको बात कर रहा हूँ 10,000 वाला, तो ये भी डेली के खर्चों को मीट आउट करने के लिए ही दिया जाता है। तो अगर डेली अलाउंस मिल रहा है तो डेली अलाउंस वाले रूल लगेंगे, यानी कि एग्जाम्पशन उतनी मिलेगी जितना आप खर्च कर लेते हो, और उस केस में ये जो अलाउंस है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये सब बातें लिखवा भी रखी हैं, समझा भी रखी हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड फॉर द मैक्सिमम 2 चाइल्ड एग्जाम्प्ट होता है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर द मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड अलाउड होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है घर से ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आने के लिए मिलता है, ये 3200 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन सबके लिए एग्जाम्प्ट नहीं होता। अभी तक जितने भी अलाउंस पड़े वो सभी के लिए एग्जाम्प्टेड हैं, लेकिन घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आने का जो 3200 रुपये पर मंथ की एग्जाम्पशन है वो सभी के लिए नहीं है। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हो, टोटली ब्लाइंड हो, डेफ हो, गूंगा हो, बहरा हो, इस तरह की कुछ बीमारियां हैं आपके हैंडीकैप की निशानी है, उन्हें मिलता है। अंडरग्राउंड अलाउंस जो कोयले की खानों में काम करते हैं, सोने की खानों में, हीरे की खानों में काम करते हैं, अननेचुरल क्लाइमेट में जो लोग काम करते हैं, उन्हें ये अलाउंस एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। तो वो तो काफ़ी दे सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की नीयत से गवर्नमेंट ने 800 रुपये ही छूटे हैं, वो 800 रुपये पर मंथ पर टैक्स नहीं लगाएंगे, बाकी पर क्या करेंगे, वो टैक्स लगाएंगे। ये जितने भी अलाउंस पढ़े आपने सारे के सारे एग्जाम्पशन की नेचर के थे। एंटरटेनमेंट अलाउंस, नाम एंटरटेनमेंट अलाउंस है, लेकिन ये डिडक्शन की नेचर का है, यानी कि फर्स्ट वी हैव टू इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी एंड देयर आफ्टर फ्रॉम ग्रॉस सैलरी ए डिडक्शन इज अलाउड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सिर्फ और सिर्फ ये डिडक्शन जो मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, वेदर यू आर ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वेदर यू आर ए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन जो एग्जाम्पशन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ किसे मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। जितने भी बाकी अभी तक अलाउंस पढ़े आपने, जो एग्जाम्पशन के पढ़े, वो सभी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप किसके एम्प्लॉय हैं, यूनिफॉर्मली वो सबको एग्जाम्पशन मिलती है। लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन है सिर्फ और सिर्फ किसे मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। और कितने मिलेगी, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला एक्चुअल अमाउंट, दूसरा है 5000 और तीसरा 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, यहां तक जल्दी से बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो तो, जल्दी से बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये नीचे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कर लिए थे, इसमें शायद एक ही करा होगा भी क्वेश्चन, या दोनों कर लिए थे, जल्दी से बताएंगे। शायद दोनों ही कर लिए थे क्वेश्चन हमने। पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन 2 हैं और दोनों ही हमने कर लिए थे। ये भी कर लिया था कि हमने डिडक्शन फ्रॉम सैलरी इनकम
सेक्शन 16, ये भी कर लिया था क्या? जल्दी से बताइए। डिडक्शन फ्रॉम सैलरी इनकम सेक्शन 16 नहीं किया था। देखिए, जो भी आप टोटल मारते हैं, जैसे एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज इंक्लूडेबल इन योर ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी में से 3 डिडक्शन भी अलाउड हैं। इस ग्रॉस सैलरी में से क्या है? 3 डिडक्शन अलाउड है। आप पहले जोड़ते चले गए, जो भी क्वेश्चन में व्हाट एवर द अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, चाहे वो किसी भी नाम से मिल रहा हो, आपने जोड़ते चले गए। बस एग्जामिशन के जो रूल्स हैं जो मैंने बता दिए और आगे बताऊंगा, उन्हें ध्यान रखना है। बेसिक सैलरी मिल रही है, बेसिक सैलरी आपने जोड़ दी। डीए मिल रहा है, डीए जोड़ दिया आपने। ओवर टाइम अलाउंस मिल रहा है, ओवर टाइम अलाउंस जोड़ दिया आपने। हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, हाउस एचआरए जोड़ दिया आपने एग्जामिशन को माइनस करने के बाद। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जोड़ दिया आपने एग्जामिशन को माइनस करने के बाद। तो ये जब आप टोटल मारते हैं तो इस टोटल का नाम आता है ग्रॉस सैलरी। लेकिन इस ग्रॉस सैलरी में से जो है 3 डिडक्शन अलाउड हैं। पहली है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और वो है फ्लैट 50,000। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी से कम है तो कम ही अलाउड होगी, बट ऑब्वियस सी बात है कि निगेटिव में तो आएगी नहीं आपकी, कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स तो ले नहीं रही, बल्कि वो कह रही है कि आपको नुकसान हो गया, आप माइनस में आ गए तो हमसे वापस टैक्स ले जाओ, ऐसा तो करेगी नहीं। तो 50,000 रुपये तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउड है। दूसरा है एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो भी आपने पढ़ा है वो डिडक्शन की नेचर का, यानी कि पहले ग्रॉस सैलरी में वो जुड़ेगा, देयर आफ्टर एक डिडक्शन मिलेगी टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और तीसरा है प्रोफेशनल टैक्सेज, जितना भी पेड कर दिया है आपने वो प्रोफेशनल टैक्सेज अलाउड है। प्रोफेशनल टैक्सेज के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो कई जगह लिखा हुआ मिलेगा कि एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 2500 रुपये से ज़्यादा का प्रोफेशनल टैक्स नहीं लग सकता है। बिल्कुल सही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो कहता है, स्टेट गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि यू कैन नॉट इम्पोज मोर देन 2500 एज ए प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स की नेचर मैंने बता दी थी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अपने यहाँ नौकरी करने वाले लोगों के ऊपर भी टैक्स लगा सकते हैं कि आप हमारे स्टेट में आके नौकरी कर रहे हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी अपने नागरिकों के लिए होती है। कई बार आप देखते होंगे कि महाराष्ट्र में तो ज़्यादा होता है, राज ठाकरे हुआ, उद्धव ठाकरे हुआ, वो जो यूपी से लोग आते हैं, जो बिहार से लोग आते हैं, उनके खिलाफ काफ़ी आंदोलन चलाते हैं। तो आप देखते होंगे कि इससे तो वो यूपी और बिहार को नाराज कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ वो अपने यहाँ के नागरिकों को खुश भी कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यूपी वाले हमारी नौकरी खा रहे हैं, उन्हें लगता है कि बिहार वाले हमारी नौकरी खा रहे हैं। तो अगर ये लोग वापस अपने प्रदेशों में चले आएंगे, बिहार के लोग और यूपी वाले लोग, तो वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं महाराष्ट्र के, तो उन्हें नौकरी एक्स्ट्रा, यानी कि उन्हें एक्स्ट्रा डिमांड आ जाएगी नौकरी में, और उन्हें नौकरियाँ मिलनी आसानी से स्टार्ट हो जाएंगी। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि दूसरे प्रदेश के लोगों के ऊपर वो टैक्स लगा दें गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र है कि वो लगाएं या ना लगाएं। तो वहां पर लिख रखा है 2500 से ज़्यादा नहीं लग सकता है। लेकिन जहाँ तक इनकम टैक्स की बात है, ध्यान रखिएगा, हमें बाकी जब इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स में क्या लिखा है वो हमें फॉलो करना है। कई बार मतलब हम दूसरे एक्ट को फॉलो कर लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 2500 से ज़्यादा नहीं लग सकता, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि आपने 4000 रुपये प्रोफेशनल टैक्स दिया है इस साल, तो आपको डिडक्शन 4000 रुपये की ही मिलेगी। कुछ एजुकेटर्स ये कहते हैं कि 2500 की मिलेगी, वो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन यानी कि सही मतलब क्या है वो ये नहीं है कि इनकम टैक्स में आपको 2500 की डिडक्शन मिलेगी। इनकम टैक्स में तो जितना भी लगा रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने, उतने की ही डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगी। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको घर से करने के लिए दे दिया था, पढ़ा भी दिया था मैंने। आप लोग ना कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने पढ़ा दिया था। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको घर से करने के लिए दिया था। सतीश इज एम्प्लॉयड बाय वीवा प्राइवेट लिमिटेड, बेसिक सैलरी है बीइंग 40,000 पर मंथ, बिसाइड्स ही गेट्स 3,000 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंस, he pays professional tax of 2,000. Find out the salary chargeable to tax for the assessment year 2021-22. Does it make any difference if the professional tax is paid by A Limited? क्या कोई फर्क पड़ेगा अगर प्रोफेशनल टैक्स जो है
ए लिमिटेड के द्वारा पेड किए जाएं। तो मैंने आपको बताया था कि इफ प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय द एम्प्लॉयर देन पहले तो ये जुड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर कुछ दे रहा है तो वो पहले जुड़ेगा, और घटेगा इसलिए क्योंकि प्रोफेशनल टैक्सेस की डिडक्शन मिलती है। और अगर एम्प्लॉय सीधे दे रहा है प्रोफेशनल टैक्स तो जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, सैलरी तो हम टैक्सेबल कर ही रहे हैं। क्या इस बात को भी टैक्स करेंगे कि आप कोई खर्चा क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए। तो जुड़ने का तो मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएगी, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो देख लेते हैं इसे। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन कीजिएगा आप इसे। 37 जो है बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ, इसके अलावा 3,000 रुपये पर मंथ का उसे एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिल रहा है, प्रोफेशनल टैक्स दे रहा है 2,000 रुपये, और दो तरीके से निकालना है, अगर ए लिमिटेड पेड कर रही है तो क्या होगा, और अगर वो खुद पेमेंट कर रहा है तो क्या होगा। तो चलिए मेरे साथ कीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम for the assessment year, for the assessment year 2021-22, 2021-22, 2021-22, इसमें हमें क्या करना है, दो कॉलम बनाने हैं। दो कॉलम बनाने हैं, किस बात के कॉलम बनाने हैं? प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर और प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय। तो मैं पीटी लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ और प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। दोनों केस में क्या होगा, बेसिक सैलरी जो है, बेसिक सैलरी जो है आई थिंक 40,000 पर मंथ आपको गिवन है, 40,000 पर मंथ गिवन है। एक बार देख लेते हैं, 40,000 पर मंथ गिवन है, तो 40,000 इंटू 12, बताइए जल्दी से कितना होगा? 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है जी। एंटरटेनमेंट अलाउंस हाउ मच यू गेट? 3,000 पर मंथ। तो 3,000 इंटू 12, पहले ही पूरा जुड़ेगा, कितना आ जाएगा? 36,000, 36,000 आ जाएगा। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, तो पहले वाले में नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयर ने पेमेंट नहीं करा है, लेकिन जो दूसरा वाला कॉलम है उसमें जुड़ जाएगा। और कितना है वो? 2,000। कितना है वो? आपका 2,000 है, ये है 2,000, तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। तो इसका जो टोटल आएगा इसे हम कहेंगे ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। हाउ मच इट कम्स टू? 5,16,000 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 5,18,000। कैलकुलेशन मिस्टेक हो बता दीजिएगा मेरी, आप तो सहयोग कर नहीं रहे मेरा। इसमें से लेस क्या होंगी? डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 16 लिख दीजिएगा, अदरवाइज 16(1) है, उसके बाद फिर ABC है। पहला है स्टैट्यूटरी डिडक्शन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ये दोनों को ही 50,000 मिलेगी, ये दोनों को ही 50,000 मिलेगी।
दूसरा है एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है। और तीसरा है प्रोफेशनल टैक्सेज पेड, ये दोनों ही जगह मिलेगी। अगर एम्प्लॉई पेमेंट कर रहा है तो यहाँ पर भी मिलेगी और एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है तो यहाँ पर भी मिलेगी। जहाँ एम्प्लॉई पेड कर रहा है केवल अंतर इतना है कि वहाँ ग्रोस सैलरी में पहले जुड़ेगा नहीं, क्योंकि एम्प्लॉई ने पेमेंट किया है, एम्प्लॉयर ने पेमेंट नहीं किया है तो जोड़ना नहीं है, लेकिन डिडक्शन तो दोनों ही जगह आपको मिलने वाली है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है। ये आ जाएगा आपका टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी बताइए कितना आएगा? 5,16,000 में से अगर 50,000 हम माइनस करते हैं और 2,000 रुपये और माइनस करते हैं तो आई थिंक 4,64,000 आ जाना चाहिए। अगर कोई मिस्टेक है तो आप बता दीजिएगा। और यहाँ पर 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाने चाहिए, 4,66,000 यहाँ पर आ जाने चाहिए। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिए मेरे साथ। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्या पूछ रहे हैं मनीषा आप? सर बट क्वेश्चन में एंड मी ये लिमिटेड लिखा है, वहां वीवा प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। देख लेता हूं मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप। सतीश इज एम्प्लॉयड बाय वीवा लिमिटेड, बेसिक सैलरी है। हाँ यहाँ पे ठीक है, आप कह रहे हैं जो कह रहे हैं ये वीवा लिमिटेड होना चाहिए, तो इसे वीवा लिमिटेड कह देते हैं, वीवा लिमिटेड कर देते हैं। ये क्वेश्चन को बनाते वक्त थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है। सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है? चलिए, कहां तक आपने नोट्स मेकिंग कहां तक कर ली थी? आई थिंक HRA तक की नोट्स मेकिंग हो गई थी सभी बच्चों की। नोट्स जो बना लिए थे हम लोगों ने HRA तक बना लिए थे ना, उसके आगे के नोट्स अभी नहीं बनाए हैं, तो वो शुरू कर देते हैं हम लोग। स्टार्ट कीजिए। नोटबुक निकाल लीजिएगा। नोटबुक निकाल लीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं हम। दूसरा हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफाइड नोटिफाइड अलाउंस। नोटिफाइड अलाउंस, नोटिफाइड अलाउंस, ये दो तरीके के अलाउंस होते हैं। नोटिफाइड अलाउंस दो तरीके के होते हैं। केस 1
और केस 2 केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या है, these allowances are exempt, the following allowances are exempt to the extent these are spent for official purpose। और इन अलाउंसेज में जो पहला अलाउंस है वो कन्वेंस अलाउंस है, ये शहर के अंदर ही जब ऑफिस से कहीं आपको भेजा जाता है उस पर्पज के लिए दिया जाता है। ट्रैवलिंग अलाउंस है, डेली अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस। इसके अलावा हेल्पर अलाउंस, इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस, और एक है रिसर्च या एकेडमिक अलाउंस। रिसर्च या एकेडमिक अलाउंस। और जो दूसरी कैटेगरी में अलाउंस आते हैं, दूसरी कैटेगरी के जो अलाउंस आते हैं, इसमें क्या रूल लगता है, बीच में एक लाइन में खींच देता हूं जिससे डिफरेंशिएशन हो सके। इनके लिए क्या रूल लगता है, द फॉलोइंग अलाउंसेज are exempt up to a specified limit, जैसे कि पहला अलाउंस है इसमें एजुकेशन अलाउंस, ये एग्जेम्प्ट है, अप टू 100 रुपये पर मंथ फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। दूसरा है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ये एग्जेम्प्ट है, अप टू 300 पर मंथ
for maximum of 2 child, for maximum of 2 child। तीसरा जो अलाउंस है इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है अप टू 3200 पर मंथ। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है अलग से, ओनली इन केस ऑफ ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड नेचर, जो डेफ है, डम्ब है, ऑर्थोपेडिकली है, तो ओनली इन केस ऑफ ब्लाइंड या हैंडीकैप्ड। तो इससे आप समझ जाएंगे। और ये अलाउंस क्यों दिया जाता है ये भी समझ लीजिए। ये अलाउंस दिया जाता है फॉर कम्यूटिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड होम। घर से ऑफिस आना और ऑफिस से घर आने के लिए अलाउंस आपको दिया जाता है। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 3200 पर मंथ एग्जेम्प्टेड है और ओनली इन केस ऑफ टोटली ब्लाइंड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, डम्ब, डेफ, इन लोगों को मिलता है ये एग्जेम्पशन। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट अलाउंस है इस कैटेगरी में, जो स्पेसिफाइड लिमिट तक जाता है, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट अप टू 200 पर मंथ। इसके अलावा जो हमारा जाता है वो है अंडरग्राउंड अलाउंस। ये एग्जेम्पशन है हमारी, एग्जेम्प्ट अप टू 800 पर मंथ। ये एग्जेम्प्ट है हमारा अप टू 800 पर मंथ। अप टू 800 पर मंथ। और एक बिल्कुल स्पेशल अलाउंस है, आता तो इसी कैटेगरी में है। एक्चुअली क्या है, कैटेगरी कोई लॉ मेकर्स तो प्रेस्क्राइब करते नहीं हैं, हम जैसे ऑथर ही जो एजुकेटर्स हैं वही अपनी सुविधा के लिए और बच्चों के लिए सुविधा के लिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने इसी कैटेगरी में लिख रखा है उसे। मैं लेकिन उसकी एक स्पेशल कैटेगरी आपके लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। वह नोट्स में तो मैंने भी इसी कैटेगरी में लिख रखा है, जो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो स्पेशल अलाउंस की बात कर रहा हूँ। स्पेशल अलाउंसेज, स्पेशल अलाउंस विच इज गिवन टू एम्प्लॉय who is working in a transport system। इससे आपको बिल्कुल अलग से याद रहेगा। ये चीज़ लिखने के लिए तो कभी आएंगी नहीं, लेकिन इससे आपको याद रहेगा मैं किसकी बात ये कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एग्जेम्प्ट लोअर ऑफ द फॉलोइंग shall be exempt
लोअर ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम्ड। पहला एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और दूसरा है ₹10,000 पर मंथ, जो भी दोनों में कम हो। और एक स्पेशल नोट है, प्रोवाइडेड एम्प्लॉय इज नॉट रिसीविंग डेली अलाउंस। यानी कि ये जो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई हैं, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं, उन्हें जो अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कहा जा सकता है इसे, लेकिन ये घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए नहीं है, ये समझ लीजिएगा आप। अगर पेपर में कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो फिर 3200 रुपये वाला लगाना है आपको, और वो भी कुछ ही लोगों के लिए, ठीक। लेकिन अगर नॉर्मली इस तरह की नेचर दे रखी है जैसे मैंने अभी लिखवाई है आपको, तो यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या 10,000 विच एवर लोअर की आपको एग्जम्पशन प्रोवाइड करानी है। और एग्जम्पशन प्रोवाइड जो होगी वो तभी होगी अगर एम्प्लॉय को डेली अलाउंस रिसीव नहीं हो रहा है। अगर एम्प्लॉय रिसीविंग डेली अलाउंस, तो उस केस में ये वाली एग्जम्पशन नहीं लगेगी, बल्कि डेली अलाउंस वाली जो रूल हैं वो लगेंगे। और डेली अलाउंस में क्या है कि एग्जेम्प्ट हो जाता है प्रोवाइड जितना कि वो स्पेंड कर दिया जाए स्पेसिफाइड पर्पज के लिए, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि जो डेली अलाउंस, जो भी वो 6 अलाउंसेज हैं वो स्पेसिफाइड पर्पज के लिए पूरे के पूरे स्पेंड कर दिए गए हैं, तो नथिंग इज टैक्सेबल। और उस केस में अगर डेली अलाउंस मिल रहा है तो एग्जम्पशन जो डेली अलाउंस वाली आएगी, और ये वाला जो स्पेशल अलाउंस है ये क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब आपने कॉपी कर लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस की कैटेगरी लिखवाता हूं, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस की लिखवाते हैं हम लोग कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट पेज में टर्न अप कर रहा हूं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो किस बात की है, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस की। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस जो भी अलाउंस कहीं और आपको नहीं मिला वो सारा सारा क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस की कैटेगरी में आ जाएगा। जो भी हमने और कहीं नहीं पढ़ा, जो भी अलाउंस हमने कहीं और नहीं पढ़ा वो सारा सारा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में आ जाएगा। जैसे डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस जिसे हम डीए के नाम से जानते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट का हो या नहीं हो, ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस ये भी पूरा टैक्सेबल होता है। ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस ये भी पूरा टैक्सेबल होता है। सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस अगर आपके घर में है जो सर्वेंट, अगर आपके ऑफिस में है तो वो हेल्पर अलाउंस के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर आपके घर पे है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे आप कितना भी खर्च क्यों ना कर दें। नेक्स्ट है इसका वार्डन अलाउंस, वार्डन अलाउंस, वार्डन अलाउंस। इसके अलावा जो है आपका प्रॉक्टर अलाउंस भी है, प्रॉक्टर अलाउंस भी है। इसके अलावा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, CCA बोला जाता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, और भी बहुत सारे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। लंच अलाउंस, लंच अलाउंस या टिफिन अलाउंस, और एक्सेट्रा, यानी कि और भी बहुत सारे अलाउंस आ जाएंगे जिनका भी जिक्र कहीं और नहीं है। तो वो सारे अलाउंस क्या होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होते हैं। जो हमारा जनरल गोल्डन रूल है सैलरी का कि एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फुल्ली टैक्सेबल अंडर द सैलरी, तो वो इस नियम को पूरा करते हैं। अब अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं टर्न अप करता हूं पेज को, या चलिए इसी पेज को आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है एंटरटेनमेंट अलाउंस।
लास्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करते हैं हम लोग। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस इज नॉट एन एग्जम्पशन, इट इज not in the nature of exemption, but it is a deduction। पहली बात तो ये कि एंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जम्पशन की नेचर का नहीं है, ये एक डिडक्शन का नेचर का है। सो फर्स्ट वी हैव टू इंक्लूड एंटरटेनमेंट अलाउंस इन ग्रॉस सैलरी। Thereafter, a deduction to government employee thereafter a deduction to the government employee is allowed। thereafter a deduction to the government employee is allowed। अब है क्वांटम ऑफ डिडक्शन। लोअर ऑफ द फॉलोइंग shall be allowed as deduction। लोअर ऑफ द फॉलोइंग shall be allowed as deduction। पहला है लोअर ऑफ द फॉलोइंग shall be allowed as deduction। पहला है एक्चुअल जितना ही मिलेगा, दूसरा है ₹5000 ये पूरे साल का है, और तीसरा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। सभी बच्चे बताएंगे कि कॉपी कर लिया है नहीं कर लिया है। जो लोग पेन ड्राइव से गूगल ड्राइव से क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर उन्हें कुछ समय लगता है कॉपी करने में, तो वो लोग पॉज करके भी रिकॉर्डिंग को कॉपी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से सभी बच्चे जो लाइव क्लास ले रहे हैं बताएंगे कि कॉपी कर लिया है कि नहीं किया है। तो सभी बच्चों का कॉपी हो गया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है जो मुझे लिखवाना है, जो मैंने पढ़ा चुका हूं, वो है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। कौन कौन सी डिडक्शन मिलती हैं? तो डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी सेक्शन 16 है ये। सेक्शन 16 में डिडक्शन मिलती है। पहली जो डिडक्शन है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन $50,000 की मिलती है। दूसरी है एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो ऑलरेडी डिस्कस्ड। और तीसरी है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स इसमें दो बातें हैं। एक पेड बाय
इफ पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, तब डिडक्शन कितनी मिलेगी? तो डिडक्शन इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और अगर ये पेड किया गया है, इफ पेड बाय एम्प्लॉयर, फर्स्ट वी हैव टू इंक्लूड इन ग्रॉस सैलरी। सबसे पहले क्योंकि एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया है तो ये ग्रॉस सैलरी में जुड़ेगा, ये ग्रॉस सैलरी का पार्ट होगा। फर्स्ट वी हैव टू इंक्लूड इन ग्रॉस सैलरी, देयर आफ्टर ये डिडक्शन इज अलाउड, ऑफ एक्चुअल अमाउंट पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। जल्दी से बताइए सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए कि सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, तो तैयार हो जाइए एक नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ ध्यान है आपको कि एक सेक्शन मैंने डिस्कस किया था, एक सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था 115 BAC। मैंने कहा था कि ज़्यादा डिटेलिंग तो हम बाद में कर लेंगे, कि जब मैंने टैक्स रेट आपको सिखाए थे कि अगर कोई व्यक्ति वेरी सीनियर सिटीजन है यानी कि 80 साल से अबव है तो उसकी 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। फिर 5 लाख एक से लेकर 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स लगता है, और 10 लाख रुपए से ऊपर की जितनी भी इनकम होगी 30% टैक्स लगता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन है यानी कि रेजिडेंट है, वो 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है, तो 3 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। 3 लाख एक से लेकर 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगता है। 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक 20% टैक्स लगता है, और अबव 10 लाख पर 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। और अगर आप अदर्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ना तो आप वेरी सीनियर सिटीजन हैं और ना ही आप सीनियर सिटीजन हैं, तो उस कैटेगरी में 2,50,000 तक इनकम एग्जेम्प्ट होती है। 2,50,000 1 से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है। 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक 20% टैक्स लगता है, और ओवर एंड अबव 10 लाख की ऊपर की इनकम जो है 30% टैक्स लगता है। और इसके हमने काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे। लेकिन एक न्यू टैक्स रिजिम
इसी साल से लागू किया गया है, यानी कि फर्स्ट टाइम आप सब बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर 2021 के लिए निर्मला सीतारमण ने उन्होंने टैक्स स्लैब को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है। अभी तक केवल 3 ही टैक्स स्लैब है हमारे पास, या तो 5% का टैक्स स्लैब है या 20% का है, यानी 5% से इनकम ज़्यादा हुई, अगर आपकी 5 लाख से जैसी ज़्यादा हुई तो एकदम 20% के स्लैब में चले जाते हैं। तो ये काफ़ी लोगों को बड़ा अटपटा सा लगता था कि यार थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके टैक्स स्लैब को बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 5 लाख रुपए तक की इनकम पे तो 5% टैक्स है, और जैसे ही 5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कूदेगी तो एकदम हाई जंप लग गया 20% का। तो उनकी इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए पहली बार निर्मला सीतारमण ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारे देश की पहली बार एक नया टैक्स सिस्टम लागू किया है और उसे सेक्शन में नाम दिया गया है 115 BAC। लेकिन साथ के साथ देखिए गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस क्या रहते हैं कि लोगों को खुद भी करना है और देश चलाना है तो इनकम भी होनी चाहिए। बिना इनकम के देश नहीं चलाया जा सकता। जितने भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के होते हैं, डेवलपमेंट के होते हैं, सिक्योरिटी के होते हैं, उनमें पैसा चाहिए। और लोग किस चीज़ से खुश होंगे कि उनसे कुछ ना लिया जाए, उनसे सब कुछ टैक्स फ्री कर दिया जाए, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम कर दिए जाएं, गुड्स के दाम बहुत कम कर दिए जाएं, यानी गवर्नमेंट टैक्स ना ले। तो गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग चीज़ है और जो नागरिकों का पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग चीज़ है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ता है कि लोग भी खुश हो जाएं और गवर्नमेंट का काम भी चलता रहे। तो लोगों को खुश करने के लिए एक छलावा गवर्नमेंट ने किया है, निर्मला सीतारमण ने, कि देखिए 115 BAC के जो टैक्स रेट हैं वो मैं आपको बता देता हूं लिख के। वैसे आपके जो पहला असाइनमेंट होगा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर उसमें लिखे हुए हैं। तो 115 BAC में अगर आप आते हैं, यानी कि अगर टैक्स आप 115 BAC का देना चाहते हैं तो वो क्या है, अप टू 2,50,000 कोई भी टैक्स रेट नहीं है, यानी कि वो तो नील इनकम है। 2,50,000 1 से लेकर 5 लाख तक, 2,50,000 1 से लेकर 5 लाख तक भी वही टैक्स रेट है 5% वाला। लेकिन उसके बाद ये चेंज है, 5 लाख 1 से लेकर 7,50,000 5% बढ़ रहा है, यानी 10% है। 7,50,000 1 से लेकर 10 लाख तक का जो ब्रैकेट है वो 15% टैक्स रेट का है, और 10 लाख 1 से लेकर 12,50,000 तक का, याद रखना भी इजी है, 20% टैक्स रेट है। इसके बाद 12,50,000 1 से लेकर 15 लाख तक का, 15 लाख तक का 25% है, और एबव 15 लाख जितनी भी इनकम होगी, एबव 15 लाख जितनी भी इनकम होगी वो सब है 30% का स्लैब। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये क्लियर है, इजी है याद रखने के लिए। और ये सभी के ऊपर लगता है। अगर 115 BAC में आते हैं आप तो ये वेरी सीनियर सिटीजन के लिए भी लगेगा, वेरी सीनियर सिटीजन के लिए भी लगेगा, सीनियर सिटीजन के लिए भी लगेगा, सीनियर सिटीजन के लिए भी लगेगा, एंड जो अदर्स की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी यही टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे। यानी कि अगर आप 115 BAC में आते हैं तो वेरी सीनियर सिटीजन 5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन अवेल नहीं कर पाएंगे, सीनियर सिटीजन 3 लाख रुपए तक की, 3 लाख तक की एग्जम्पशन अवेल नहीं कर पाएंगे अगर आप 115 BAC में टैक्स देना चाहते हैं तो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताइए। आज हम 115 BAC की शुरुआत कर ही देते हैं। तो बिल्कुल नया टैक्स रेजिम है, लेकिन बहुत सारे झंझट भी हैं इसमें। तो 100% मुझे उम्मीद है, मतलब 100% क्या 100%, 200%, 500% उम्मीद है
कि क्वेश्चन एक ना एक या एक से ज्यादा भी आ सकता है, 115 BAC की एडजस्टमेंट से जरूर पूछा जाएगा। उस समय मैंने वहां इसलिए नहीं कराया था, टैक्स रेट दिखने में तो इजी है आपके, इनसे कुछ नहीं होना है कि डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन 115 BAC में क्योंकि कुछ रियायतें दी गई हैं टैक्स रेट के संबंध में, तो कुछ आपसे छीना भी गया है। तो यह देखना पड़ेगा क्या क्या छीना गया है। एक चीज छीनी गई थी हाउस प्रॉपर्टी में, मैंने वहां जिक्र नहीं करा था, अब धीरे धीरे करके मैं जिक्र करना शुरू कर दूंगा कि आप इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे बातों पे। लेकिन एक ही चीज थी हाउस प्रॉपर्टी में जो छीनी गई थी, अगर आप 115 BAC की टैक्स रेट को यूज करना चाहते हैं, वो तभी होगा यूज जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कहेगा, वो पूछेगा कि आप टैक्स निकालिए या इसकी टोटल इनकम निकालिए, जो भी पूछा जाएगा, कि बशर्ते कि अगर एसएससी 115 BAC को ऑप्ट करता है तो फिर आपको 115 BAC के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मनीषा कह रही है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वेरी गुड। मैंने ही पढ़ा दिया था या आपने खुद ब खुद पढ़ लिया था? तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर अलाउड हो जाती है अप टू 2 लाख तक, आपको ध्यान होगा वो अलाउड नहीं होगी इफ द एसएससी इज ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। अगर एसएससी ऑप्ट कर रहा है कि मुझे 115 BAC के अकॉर्डिंगली टैक्स पेमेंट करना है, तो अगर एसएससी के केस में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो उस केस में वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी अलाउड नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी में बस इतना था, लेकिन यहां पर सैलरी में कई सारी चीजें हैं, फिर हम पीजीबीपी में पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ चीजें हैं। तो अब हर चैप्टर के साथ में पढ़ाने लगूंगा कि 115 BAC अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपसे क्या क्या छीन लिया जाएगा। क्लियर है बात? पूरा का पूरा जो फंडामेंटल है, बैकग्राउंड है, वो आपके समझ में आ रही है बात आपके या नहीं आ रही है? फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि हमसे क्या छीना गया है अगर एसएससी 115 BAC में ऑप्ट करता है। देखिए, सैलरी चैप्टर में जो छीना गया है, जो सेक्शन 16 की डिडक्शन है, कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप चाहें कि दोनों हाथों में लड्डू रहें, 50,000 रुपए की डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हम ग्रोस सैलरी में से कम कर देते हैं वो भी लेते रहें, एंटरटेनमेंट अलाउंस की भी डिडक्शन लेते रहें, प्रोफेशनल टैक्सेस की भी डिडक्शन लेते रहें, कुछ भी मिलने वाला नहीं है अगर आप ऑप्ट करते हैं 115 BAC में टैक्स देना। समझ लीजिए, आप कोई भी डिडक्शन आपको मिलने वाली नहीं है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी नहीं मिलेंगी आपको। एचआरए की डिडक्शन जैसे मिलती है आपको, एचआरए की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी आपको अगर आप 115 BAC में टैक्स देना चाहते हैं। एक लीव ट्रेवल कंसेशन अलाउंस है, वो भी हमने पढ़ा नहीं है, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको कि वो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, अभी हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन नोटिफाइड स्पेसिफाइड अलाउंस पढ़ के आए हैं हम सेक्शन 1014 में, जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आपका हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, ये सब हम पढ़ के आए हैं। तो इनकी भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन इनमें से कुछ की मिल जाएगी। ध्यान दीजिए, तो कॉन्सिक्वेंसेज इफ द एम्प्लॉय ऑफ टू बी टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 नॉट अलाउड। 16 के अंदर 3 डिडक्शन मिलती है, तीनों में से कोई सी नहीं मिलेगी। बिसाइड द अबव अलाउंस द फॉलोइंग अलाउंसेस शैल आल्सो बी फुल्ली टैक्सेबल। लीव ट्रेवल कंसेशन, LTC अभी हमने पढ़ा नहीं है, एचआरए हम पढ़ चुके हैं, तो एचआरए की जो डिडक्शन मिल जाया करती थी वो नहीं मिलेगी अगर यू आर ऑप्टिंग फॉर अंडर सेक्शन 115 BAC। नोटिफाइड स्पेसिफाइड अलाउंस की, इसमें 2 कैटेगरी थी, दोनों में से किसी की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें से कुछ की मिल जाएगी जो CBDT ने स्पेसिफाइड कर रखे हैं, और वो सिर्फ 4 हैं। ट्रेवलिंग अलाउंस की मिल जाएगी, कन्वेंस अलाउंस की मिल जाएगी, डेली अलाउंस की मिल जाएगी। ये तो पहली वाली लिस्ट के थे, और जो दूसरी वाली लिस्ट है उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस गिवन टू सर्टेन डिसेबल्ड एम्प्लॉय, उनकी मिल जाएगी। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। इसके नीचे जो 3 लाइनें हैं, अभी हम उसमें नहीं जाते हैं, ये जिस समय इसका जिक्र आएगा उसी समय मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि अभी ये वाला पार्ट भी हमने अभी पढ़ा नहीं है। एक चीज ये नहीं पढ़ी और एक चीज ये नहीं पढ़ी, तो थोड़ा सा आपको परेशानी अनुभव हो सकती है कि जो चीज अभी आपने सीखी ही नहीं है।
तो हम अगर उसका जिक्र पहले करने लगे, बाकी सारा आपने पढ़ चुके हैं। तो बताइए मुझे जल्दी से कि सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है। जल्दी से बताएंगे कि ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है, और फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है, आर फर्निशेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21। प्रीवियस ईयर हो गया 2020-21। बेसिक सैलरी है 15,000 पर मंथ की। डीएनएस अलाउंस है 60% ऑफ विच इज पार्ट ऑफ द सैलरी। एंटरटेनमेंट अलाउंस है 500 पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस है 6,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट पेड फॉर ए हाउस इन दिल्ली है 7,000 पर मंथ। एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन है 200 पर मंथ पर चाइल्ड। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम रेसिडेंस टू ऑफिस एंड बैक है 2400 रुपये पर मंथ 2400, और वो स्पेंड करता है 400 पर मंथ का। मेडिकल अलाउंस है 1000 पर मंथ, लेकिन वो स्पेंड करता है मेडिकल ट्रीटमेंट में 5000 रुपये। पूरे साल के होंगे जब पर मंथ नहीं दे रखा। लंच अलाउंस है 200 पर मंथ, लेकिन वो स्पेंड करता है 2000 पूरे साल में। कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी फॉर आर फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इफ आर डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC, यानी कि नॉर्मल तरीके से ही निकलना है, और ऑप्ट टू बी टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। और अगर वो 115 BAC ऑप्ट करता है तो क्या उसकी टैक्सेबल सैलरी आएगी। टैक्स नहीं पूछा, टैक्स तो हम बाद में निकाल ही लेंगे, तो बहुत सिंपल सा काम है, लेकिन सैलरी तक का निकालने का भी काम चेंज होता है। तो इसमें हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक कॉलम बनाना पड़ेगा अगर वो ऑप्ट नहीं करता है 115 BAC, और दूसरा कॉलम बनाना पड़ेगा अगर वो ऑप्ट करता है 115 BAC। तो पहले मैं चाहूंगा सबसे पहले आप खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं कराता हूं। मैं आपको दे रहा हूं 10 मिनट का समय। आपको 10 मिनट मोर देन सफिशिएंट है, तो उससे पहले भी देख सकते हैं हम लोग। तो 10 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए करना। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। चलिए करते हैं क्लास को आगे। सभी बच्चों ने कर लिया होगा क्वेश्चन को, अब मैं भी करा देता हूं। क्वेश्चन में क्या है, हमें जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे कि अगर 115 BAC ऑप्ट करता है SSC तो क्या होगा, और 115 BAC अगर ऑप्ट नहीं करता है तो क्या होगा। तो चलिए, जैसे हम लिखते हैं ऊपर हेडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, computation of income under the head salary for the assessment year 2021-22 इसमें अब हमें 2 कॉलम भी खींचने पड़ेंगे। इफ SSC opt does not opt 115 BAC, और if he opt 115 BAC, ये 2 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी कि अगर SSC 115 BAC को ऑप्ट करता है तो क्या होगा, और 115 BAC को ऑप्ट नहीं करता है तो क्या होगा। देखिए दोनों ही जगह बेसिक सैलरी आपकी टैक्सेबल होने वाली है। बेसिक सैलरी हमारी टैक्सेबल होने वाली है, वो है 15,000 इंटू 12, 15,000 इंटू 12, तो ये आ जाएगा, इट कम्स टू 1,80,000, इट कम्स टू 1,80,000 आ जाएगा। 115 BAC ऑप्ट करते हैं तो भी, और नहीं करते हैं तो भी, दोनों ही जगह। इसके अलावा DNS अलाउंस है 6,000 पर मंथ, जिसका 60% रिटायरमेंट बेनिफिट का है। तो देखिए टैक्सेबल तो दोनों ही जगह होगा, चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट का हो या नहीं हो, वो चाहे आप
115 BSE ऑप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो दोनों ही जगह टैक्सेबल होगा। ध्यान दीजिए, जो चीज़ अदरवाइज टैक्सेबल होने वाली है तो 115 BSE ऑप्ट करने के बाद वो एग्जेम्प्ट तो होने की नहीं। तो नियम अगर चेंज है तो वहाँ हैं जो अदरवाइज चीज़ एग्जेम्प्टेड हैं, तो उस केस में कुछ एग्जेम्पशन आपसे छीन ली गई हैं अगर आप 115 BSE ऑप्ट कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 रुपये पर मंथ है, तो ये पहले पूरा का पूरा ऐड होता है 500 पर मंथ, ठीक है, चाहे आप ऑप्ट कर रहे थे तो भी और अगर आप ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो भी। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिल जाती है इफ एसएससी इज नॉट ऑप्टिंग 115 BSE। लेकिन अगर वो एसएससी ऑप्ट कर रहा है 115 BSE तो अभी जैसे मैंने पढ़ाया है कि वो डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो दोनों ही केस में डिडक्शन इसे मिलने वाली नहीं है। इसके अलावा जो है वो है HRA 6000 पर मंथ। सबसे बड़ा जो चेंज है वो यही है। HRA जो है वो कितना है 6000 पर मंथ, 6000 पर मंथ, यानी कि 72,000 लेस एग्जेम्पशन, लेस एग्जेम्प्ट, ठीक है। अगर वो ऑप्ट नहीं कर रहा है 115 BSE तो आपको पता है कि HRA की कुछ एग्जेम्पशन मिल जाती है, वो भी कैलकुलेशन में करूंगा, उस कैलकुलेशन के से देखना पड़ेगा HRA की कितनी एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर वो 115 BSE ऑप्ट नहीं कर रहा है तो एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन अगर 115 BSE ऑप्ट कर रहा है तो एग्जेम्पशन कुछ भी मिलने वाली नहीं है। अब पूरे के पूरे 72,000 जो हैं वो टैक्सेबल होने वाले हैं। क्लियर है सब बच्चों को? अभी एग्जेम्पशन बाद में देख लेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। एक्चुअल रेंट पेड फॉर हाउस इन दिल्ली, ये एग्जेम्पशन के लिए ही है। एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन 200 पर मंथ पर चाइल्ड। एजुकेशन अलाउंस जो मिल रहा है वो 3 बच्चों के लिए मिल रहा है। एजुकेशन अलाउंस जो मिल रहा है कितना मिल रहा है 200 पर मंथ, 200 पर मंथ इंटू 12 और 3 बच्चों के लिए मिल रहा है तो इतना आपको मिलेगा। तो फटाफट कैलकुलेशन कीजिए कि कितना मिल रहा है हमें। सभी बच्चे कैलकुलेशन करके बताएंगे मुझे कितना मिल रहा है। कैलकुलेटर मैं भी निकाल लेता हूं, जल्दी से बच्चे बताएंगे कि कितना आपको मिल रहा है। कैलकुलेशन करके बताएंगे कि कितना मिल रहा है। जल्दी से बच्चे बताएंगे कि कैलकुलेशन करके कितना मिल रहा है। मैं भी आपके सामने कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 200 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हाउ मच इट कम्स टू 7200 आपको मिल रहा है। 7200 आपको मिल रहा है लेस एग्जेम्प्ट। आपको मालूम है कि 100 रुपये पर बच्चे के हिसाब से एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन 2 ही बच्चों का एग्जेम्प्ट होगा। अरे पर मंथ है तो 12 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो ये जो एग्जेम्पशन निकल के आ गई हमारी वो आई थिंक आ जाएगी आपकी 2400। और 7200 में से अगर 2400 माइनस करेंगे, 7200 में से अगर माइनस करेंगे, 7200 में से अगर माइनस करेंगे, दोबारा देख लेते हैं। 7200 में से अगर माइनस करेंगे 2400 तो इट कम्स टू 4800। ये आ जाएगा 4800। अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं 115 BSE तो आपको ये एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी। स्पेसिफाइड नोटिफाइड अलाउंस की भी एग्जम्पशन नहीं मिलती है, तो इस केस में पूरे 7200 ही टैक्सेबल होगा। डिफरेंस को समझिए, कितना थिन लाइन डिफरेंस है। बच्चे जल्दी से अगर करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, तो बहुत ध्यान से हमें समझना है कि क्या डिफरेंस है।
उस चीज़ को हमें अच्छी तरह से समझना है। इसके अलावा आपको मिल रहा है एजुकेशन अलाउंस के अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक ही स्पेंड 1400 पर मंथ फॉर सच पर्पज। 2400 पर मंथ मिल रहा है और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ ही नहीं है कि क्या ये ब्लाइंड है या कोई और इसे बीमारी है जो स्पेसिफाइड है, तो ऐसा तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो जब ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कितना लिखा हुआ है 2400 पर मंथ, तो 2400 पर मंथ ये टैक्सेबल हो जाएगा। 2400 पर मंथ इंटू 12, तो 2400 पर मंथ ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसे भी देखते हैं 2400 मल्टीप्लाइड बाई 12 इट कम्स टू 28,800। 28,800। तो अगर आप ऑप्ट करते हैं तो भी, और अगर आप ऑप्ट नहीं करते तो भी। अगर आप ऑप्ट नहीं करते हैं तो एग्जाम टैक्सेबिलिटी इसलिए आ रही है क्योंकि स्पेसिफाइड लोग नहीं दे रखे हैं इसमें, और अगर स्पेसिफाइड लोग दे रखे होते और अगर वो 115 BAC ऑप्ट करता तो भी एग्जाम्शन मिल जाती, क्योंकि स्पेसिफाइड नोटिफाइड अलाउंस की नॉर्मली एग्जाम्शन नहीं है अगर 115 BAC ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन 4 अलाउंसेस की तो मिलती है, जिसमें कन्वेंस अलाउंस है, ट्रेवलिंग अलाउंस है, डेली अलाउंस है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी उसी कैटेगरी में आता है। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस है 1000 पर मंथ, यानी 12,000 रुपये मिलेगा, लेकिन वो खर्च कर रहा है 5,000। तो हम खर्च करने पर बिल्कुल भी ध्यान देने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस तो दोनों ही जगह 12,000 आ जाएगा, खर्च करने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्लियर है चीज़? कोई डाउट हो तो बता दीजिए, किसी भी चीज़ में अगर कोई डाउट हो तो मुझे साथ के साथ आप बता दीजिए। इसके अलावा लंच अलाउंस 200 पर मंथ, वो स्पेंड कर रहा है 2000 पूरे साल का, तो हम इसे भी ध्यान नहीं देंगे। लंच अलाउंस ये है 200 पर मंथ, तो यानी कि 2400 पूरे साल का क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब आपसे यही पूछा है कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी, अगर वो ऑप्ट करता है तो क्या होगा और ऑप्ट नहीं करता है तो क्या होगा। सब कुछ हमने कर ही लिया है, केवल एक चीज़ हमें करनी है, HRA की एग्जम्पशन चेक करनी है। HRA की एग्जम्पशन चेक करनी है। वर्किंग नोट में पहली है एक्चुअल HRA रिसीव, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, तो कितना है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, वो है 6,000 पर मंथ, वो है 6,000 पर मंथ, दैट इज 72,000। दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड दे रखा है 7,000 पर मंथ, यानी कि 7,000 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 10% ऑफ वाट, सैलरी। तो सैलरी है आपकी, कितनी सैलरी है, बेसिक सैलरी है 15,000 रुपये पर मंथ, तो यानी कि 1,80,000 तो एक हो गया। और DA कितना था आपका, जल्दी से बताइए, 6,000 पर मंथ है, लेकिन उसका रिटायरमेंट बेनिफिट का कितना था, वो था 60%, तो 6,000 पर मंथ इंटू 12 और मल्टीप्लाई बाय 60%। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों के? तो 84,000 तो यहाँ आ जाएगा, माइनस 10% ऑफ 1,80,000 प्लस 72,000 का 60% निकालिएगा। 72,000 का 60% निकालिएगा, निकाल लेंगे आप 43,200। 43,200 और दोनों को टोटल मारिएगा, यानी कि 1,80,000 प्लस 43,200, इसका 10% आ जाएगा, इसका 10% आ जाएगा 1,80,000 प्लस 43,200। देखिएगा 1,80,000 प्लस
43,200, ये आ जाएगा आपका 84,000 माइनस 10% ऑफ 2,23,200, तो 84,000 माइनस 22,320, तो 84,000 में से, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन मैं करके बता रहा हूँ आपको, इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, हम डायरेक्ट कर लिया करते हैं, लेकिन शुरुआत की बात है तो एक एक चीज़ मैं करके बता रहा हूँ, आगे तो आप फिर अपने आप ही दौड़ लगाने लगेंगे। और तीसरा है, ये मकान कहाँ पे था ये देख लीजिए आप, दिल्ली में था, तो 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, दैट इज 50% ऑफ वाट, 2,23,200, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन तो मैं करनी है। 2,23,200 का 50%, ये आ जाएगा 1,11,600, 1,11,600। तो तीनों में छोटी अमाउंट कौन सी है, 72,000 या 61,680, तो 61,680 छोटी अमाउंट है, तो एग्जेम्प्ट HRA जो हो जाएगा, एग्जेम्प्ट HRA जो हो जाएगा 61,680, इसे हम रख देते हैं यहाँ एग्जम्पशन में रख देते हैं, यहाँ पर हम इसे क्या कर देते हैं, एग्जम्पशन के अंदर रख देते हैं, एग्जम्पशन के अंदर रख देते हैं इस चीज़ को। एग्जम्पशन HRA कितना था, दोबारा से देख लेते हैं एक बार, 61,680, 61,680, 61,680। अगर आप 115 BAC ऑप्ट नहीं करते हैं तो ये एग्जम्पशन आपको मिलने वाली है, ये एग्जम्पशन आपको मिलने वाली है। तो 72,000 में से अगर माइनस करते हैं हम लोग 61,680, तो इट कम्स टू 10,320, इट कम्स टू 10,320, ये 10,320 आ जाता है। लेकिन अगर 115 BAC ऑप्ट करते हैं तो ये पूरा टैक्सेबल है, इसकी एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। अब फटाफट ग्रॉस सैलरी भी निकालते हैं कि दोनों केसेज में ग्रॉस सैलरी कितनी कितनी आई है, पहले वाले केस में कितनी आई है, दूसरे वाले केस में कितनी आई है, जल्दी से करते हैं। पहले वाले केस में कितनी है, दूसरे वाले केस में कितनी है। पहले वाले केस में 1,80,000, जल्दी से आप लोग भी अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए, मैंने भी निकाल लिया है। 72,000, 6,000, 10,320, 4,800, 28,800, 12,000 और 2,400, ये आ जाता है हमारा 3,16,320। जल्दी से दूसरा भी कर लेते हैं। 1,80,000, 1,80,000, 72,000, 6,000, 72,000, 7,200, 28,800, 12,000 और 2,400, तो ये आ जाता है हमारा 3,80,400, ये आ जाता है हमारा 3,80,400। इसके बाद लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, पहली डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, अगर 115 BAC ऑप्ट नहीं होता है तो 50,000 की मिल जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगी। बाकी जो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन है वो दोनों ही जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं दे रखा, अब प्रोफेशनल टैक्सेस के अंदर है नहीं। तो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ये आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी, ये आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी, ये आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी। तो 3,16,320 माइनस 50,000, ये आएगा 2,66,320 और ये एडिट आएगा 3,80,400। सभी बच्चे अच्छी तरह से समझ लें, बैठा लें अपने माइंड में
कि 115 BAC अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके जो इम्पैक्ट होंगे वो क्या होंगे। अगर 115 BAC आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके इम्पैक्ट क्या होने जा रहे हैं, अच्छी तरह से आप ये अपने मन में बिठा लीजिए। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। ये कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें मुझे बता दीजिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो इसमें बता दीजिए। ये कॉपी कर लीजिए, आप शुरुआत का आपने कॉपी कर लिया होगा। जल्दी से कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बता दीजिए। जल्दी से कोई भी मुझे प्रॉब्लम हो इसमें मुझे बता दीजिए। चलिए, कॉपी कर लिया है आपने, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 15 के ऊपर है, पेज नंबर 15 के ऊपर है, ये आप घर से कीजिएगा, ये आप घर से कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो पेज नंबर 15 के ऊपर जो क्वेश्चन है ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर है। अगर आप 115 BAC ऑप्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, और 115 BAC अगर आप ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, ये आप क्वेश्चन को करके लाइएगा। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको चेक कराऊंगा और साथ के साथ नए कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ जाएंगे। और नया कॉन्सेप्ट होगा हमारा परक्यूरेट। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।